हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी पॉइंट्स हैं अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, पूरी उम्मीद है हमें। और सरल से सरल लैंग्वेज में हर पॉइंट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसको जरूर जो है पूरे क्लासेस को देखिएगा, उसको फील कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो भी तथ्य हैं आपको रटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी घुमा के एग्जाम में क्वेश्चन करे, आप गलती नहीं करेंगे। इसलिए जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसको जरूर समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें अब और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं। और पढ़ाई के दृष्टिकोण से ही नहीं, एक इंसान होने के नाते हमें अपनी इन सारी चीजों को जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो क्या है और हमारा उनसे क्या रिलेशन है, उनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो एक जागरूक प्राणी होने के नाते हम इन सबको ऐसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इसको बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक समझते चलेंगे, ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए कभी भी गलत ना हो। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज आपका नया चैप्टर है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी को कहते हैं सतत विकास, इसी को कहते हैं धारणीय विकास और इसी को कहते हैं टिकाऊ विकास। और आज हम इसी विकास को देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बेहतरीन वर्ड है और इस पर वाकई में वर्क होना चाहिए। हर क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है सतत विकास। सतत विकास जो है ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों के लिए जो है कुछ नए पॉइंट्स, तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स आप के लिए कलेक्ट किया है, हम उसे वन बाय वन करके देखते हैं। सतत विकास, अगर बहुत छोटे वर्ड्स में कहें तो सतत विकास क्या है? संक्षेप में सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी जो जरूरतें हैं उसके साथ अगर हम समझौता किए बिना विकास करते हैं तो ही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यानी कि जो भी आपके पास संसाधन है, और आपको पता है ये ज्यादातर बात किसके लिए होता है, तो प्राकृतिक संसाधनों के लिए, जैसे कि वायु है, जैसे कि जल है, जैसे मिट्टी है, जैसे कि आपके खनिज संसाधन है, ऐसी चीजें जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त हुई हैं, जिनका उपभोग हम अपने जीवन में करते हैं, अगर हम इन चीजों का उपभोग जो है आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रख के करें, यानी कि उनके लिए भी सुरक्षित रख के बचा के करें, तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा नेचर है, ये हमारी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने की क्षमता नेचर में नहीं है। यानी कि हमें अपनी जरूरतों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना चाहिए। ऐसे ही एक विद्वान ने भी कहा है कि विकास ऐसा हो जो हमेशा चलता रहे, विकास ऐसा हो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा छोड़ जाए। ऐसा ना हो कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारे द्वारा किए गए जो गलतियां हैं उनको रिपेयर करने में या उनको सही करने में ही अपना जो जीवन है वो खपत कर दे, वो कुछ और बेहतर ना कर पाए। यानी कि हमें इतना ज्यादा वायु में पॉल्यूशन नहीं कर देना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन खरीदना पड़े। हमें इतना ज्यादा जल का पॉल्यूशन नहीं कर देना चाहिए, इतना ज्यादा जल का दोहन नहीं कर देना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को पानी खरीदना पड़े। ऐसे ही मिट्टी, हम उसमें से ऐसा उत्पादन करें कि उसमें जान बची रहे, उसमें उत्पादकता बची रहे, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी भोजन उत्पादन हो सके। ऐसा ना कर दे कि आने वाली पीढ़ी के लिए भोजन की या खाद्य पदार्थों की कमी हो जाए। तो ये बड़े बड़े विद्वानों का स्टेटमेंट है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा ना छोड़ जाए कि हमारी गलतियों को ही वो पूरा करते रह जाए, भरपाई करते रह जाए, वो कोई विकास ही ना कर पाए। यानी कि हमारा विकास ऐसा होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका या जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग कर सके और हमारे विकास इनमें हानि ना हो। एनसीईआरटी में भी लिखा है कि कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम उपयोग कर रहे हैं उस पर हमारा अधिकार है या वो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो उपभोग कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों से ली गई उधार है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं सारी चीजों का। यानी कि जो आपके कोयला है, यानी कि जितने भी जीवाश्म ईंधन है, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, उन पर हमारा उतना ही अधिकार है जितना कि हमें उसका करना चाहिए। यानी कि इतना नहीं कि आने वाली पीढ़ी के लिए ना बचे, क्योंकि उनका भी अधिकार
अधिकार उस पर उतना ही है, क्योंकि नेचर ने सबके लिए समान बनाया है, समान रूप से सभी का उपभोग करने का अधिकार है। आपको पता है अगर समानता की बात करें तो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है। जो विकसित कंट्रीज हैं उन्होंने ऐसे संसाधनों का भरपूर दोहन किया और अब आने वाले जो लोग हैं उनको इस पर रोक लगाया जा रहा है कि आप ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकते, आप CH से उत्सर्जन नहीं कर सकते, आपके हाथ से सल्फर बहुत उत्सर्जन हो रहा है। तो बात उठती है, क्या हमारा उस पर बराबर का हक नहीं है? क्या हम उतने अधिकारी नहीं है जितना कि विकसित कंट्रीज थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचर ने सबको समान अधिकार दिया है, लेकिन चूंकि जो हमारे पूर्वजों ने या जो विकसित कंट्रीज के लोगों ने गलतियां की, जिसकी भरपाई हमें करना पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, आप समझ सकते हैं। तो हमें भी वैसे गलतियों को नहीं दोहराना है या इस अधिकार के चक्कर में हम अपने लिए प्रलय नहीं बुला सकते। आपको पता है अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो उससे कोई नहीं बचेगा। तो अगर हम अधिकार की बात करेंगे इस क्षेत्र में तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अब हमें समझदारी से काम करना है। इसीलिए बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको इसके पहले क्लास में बताया भी है, या अगर आपने मेरी इकोनॉमी की क्लास देखी भी होगी तो उसमें समझ में आया होगा वृद्धि क्या होता है। वृद्धि मीन्स होता है ग्रोथ, समृद्धि। और जो ग्रोथ होता है, मैंने कहा था कि ग्रोथ हो तो जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट होगा यानी कि विकास होगा, लेकिन अगर विकास है तो ग्रोथ जरूर होगा। लेकिन ना तो ग्रोथ बहुत अच्छा है और ना ही विकास बहुत अच्छा है। अगर विकास अच्छा होगा तो वो सस्टेनेबल विकास अच्छा होगा, क्योंकि ये विकास हमेशा चलेगा, हमेशा अस्थायी रहेगा, हमेशा जो है धारणीय रहेगा, हमेशा टिकाऊ रहेगा। और सिर्फ विकास या सिर्फ ग्रोथ हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए अब हम सबसे ब्रॉड स्तर की बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे क्या है। सतत विकास की संकल्पना। सतत विकास की संकल्पना हमारे बीच कब आई? क्योंकि आप जानते हैं इंसान बहुत स्वार्थी है। वो पहले ग्रोथ के बारे में सोचता था, फिर उसे लगा कि ग्रोथ हमेशा कायम नहीं रह सकता, विकास होना चाहिए। तो फिर हम विकास की तरफ भागने लगे और हम ग्रोथ के साथ साथ विकास भी करने लगे। लेकिन एक टाइम के बाद हमें समझ में आया कि सिर्फ विकास से भी जीवन संभव नहीं है। एक टाइम के बाद सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद हम विकास कैसे करेंगे? तो लोगों ने फिर सोचा कि नहीं, अब हमें सतत विकास की ओर अग्रसर होना होगा ताकि ये विकास कभी ना रुके, कभी ना खत्म हो और हमेशा चलता रहे। तो ये धारणा लोगों के बीच कब आई? जब तक हम उससे परेशान नहीं होते या हमें कोई समस्या नहीं होती तब तक हम कोई ऐसा अच्छा चीज सोचते नहीं है। तो सोचेंगे कब? जब मुसीबत में पड़ेंगे। इंसान कब सोचा है? तो इसको देख लीजिए कब सोच रहे हैं हम। सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में आया है। आप समझ सकते हैं कितना समय बाद। 1987 में ये धारणा लोगों के बीच में आई कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। लेकिन बात यही नहीं समाप्त हो जाती, अभी तो लोगों के दिमाग में विचार आ रहा है। सच तो ये है कि अभी भी लोग इससे बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कोशिश तो है लेकिन 100% प्रयास अभी भी लोगों का नहीं है। तो 1987 में हमने सोचा कि हमें विकास टिकाऊ करना चाहिए, यानी कि हमारा साझा भविष्य, हमारा जो फ्यूचर हो वो साझा हो, यानी कि हम भी उपयोग करें, आने वाली पीढ़ी भी उसका उपभोग कर सके, साझा भविष्य होना चाहिए। ऐसा हमने सोचा 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों रिपोर्ट एक ही है, आवर कॉमन फ्यूचर कहे या द ब्रेटलैंड रिपोर्ट कहे, दोनों एक ही बात है। कब आया है? 1987 में इसकी संकल्पना आई है, जिसे आप देखेंगे ब्रेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। कि आने के बाद हुआ, यानी कि जब ये रिपोर्ट आया तब हमने सोचा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, एवं तभी से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। इसके पहले इस शब्द के बारे में कोई सोचता ही नहीं था, यानी कि एक तरीके से कहें सिर्फ लोग ग्रोथ और विकास की तरफ भाग रहे थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा था। लेकिन 1987 के बाद जब ये रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तब लोगों को लगा कि नहीं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। अभी तो लोगों को लगेगा, पर आपको पता है कि लगना बहुत बड़ी बात नहीं है जब तक उस पर वर्क ना किया जाए। तो लगना और होने में बहुत फर्क होता है, और अभी हम इस पर बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हैं। आगे क्या है बच्चों? तो ये लोगों को समझ में आया, मानवता के लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए पुरानी समस्याओं पर नए तरीके से विचार करने तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय पर बल दिया। यानी कि जो भी पुरानी हमारी चीजें हैं और जो नई हमारी आकांक्षाएं हैं, हम इनको कैसे उपयोग कर सकते हैं, और इसके लिए हमें लोगों का सहयोग लेना होगा। कोई एक देश ये नहीं कर सकता, यानी कि विश्व के जो अधिकतम देश हैं या ज्यादातर देश हैं, जब इसमें सहयोग करेंगे, समझेंगे, कार्य करेंगे, तभी कोई चीज जो है संभव हो सकता है। तो इस पर समन्वय पर बल दिया गया। इस आयोग का औपचारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर जो है विश्व आयोग था, यानी
यानी कि इसका जो इस आयोग का जो औपचारिक नाम क्या है, तो पर्यावरण एवं विकास पर वैश्विक आयोग, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी कि सतत विकास के उद्देश्य से क्या बातें हमने की, कब हमने इस बारे में सोचा और उसके बाद हमने किस तरह से लोगों से या कहीं देशों से बात करने की कोशिश की और फिर हमने क्या क्या लक्ष्य रखे इस क्षेत्र में, तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ उसके बाद, तो हमने सोचा कि गरीबी निवारण एवं सतत आजीविका, यानी कि आगे हम क्या करेंगे सतत विकास के लिए, तो गरीबी को निवारण करेंगे, गरीबी को हटाएंगे और लोगों को हमेशा के लिए ऐसी आजीविका का साधन उपलब्ध कराएंगे जो हमेशा बना रहे, जो समाप्त ना हो। पर्यावरण अनुकूलन मानवीय गतिविधियां, जो मानवीय गतिविधियों की वजह से पर्यावरण को इतना नुकसान होता है आज तक, अब उसकी भरपाई कैसे किया जाए, तो हमारे और पर्यावरण के बीच अनुकूलन होना चाहिए। हमने इस पर भी ध्यान दिया इस जो है रिपोर्ट के बाद। ऊर्जा क्षमता, जो हमारी क्षमता है ऊर्जा का, हम उसे भी सेव करके रखें और हमारी जो ऊर्जा क्षमता है वो ज्यादातर नवीकरणीय संसाधनों पर हो, ताकि जो पॉल्यूशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो अन्य समस्याएं हैं, हम उससे छुटकारा पा सके। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण, यानी कि जो भी संसाधन है हमारे पास, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। आपको अजीब लग रहा होगा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर हम ज्यादा बात करते हैं, तो ये फिर मानव निर्मित संरक्षण कहां से आ गया? आपको पता है कि चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित संसाधन, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। जैसे हम मोस्टली क्या करते हैं, जो भी पुरानी चीजें होती है उसे बदल करके नया सामान ले लेते हैं। जैसे पुराने मकान को हम तोड़ करके फिर नया मकान बना लेते हैं, तो इससे क्या होता है, संसाधनों का कहीं ना कहीं दोहन हो रहा है। क्योंकि जब भी आप नया मकान बनाएंगे तो उसमें फिर से नई चीजें लगानी होंगी, चाहे वो ईंट हो, सीमेंट हो, शीशा हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें आप फिर से परचेज करेंगे, फिर से उपयोग करेंगे और आपका जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से कहेंगे कि जो पैसा है वो भी लगेगा, साथ ही ईंट, सीमेंट और ऐसे संसाधनों का उसमें उपयोग किया जाएगा जिसको बनाने में बड़े पैमाने पे ऊर्जा का, बड़े पैमाने पे धन का, बड़े पैमाने पे ऐसे चीजों का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप ऐसे चीजों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारे पूर्वजों का घर है, हमें लगता है कि ये पुराने डिजाइन का बना है तो हम फिर से नया बना लेते हैं। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें लगेगा कि नहीं ये ज्यादा पुराना हो गया, तो हम फिर कोई जो है नई जगह पे जमीन लेके फिर तीसरा मकान बना लेते हैं। या कभी कभी आप देखेंगे घर में रहने वाले सिर्फ 1 से 2 लोग होते हैं और उनके 5 मकान होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बनाने के बजाय जो हमारी पुरानी चीजें हैं हम उनका संरक्षण करें। अगर हम नई जगह मकान बनाएंगे तो उतना लैंड हम घेरेंगे, साथ ही बहुत सारे संसाधनों का उसमें वेस्टेज करेंगे जो कि हमारे पर्यावरण, हमारे संसाधनों पर दबाव पैदा करता है। तो अगर हम पुरानी चीजों को ही जो है संरक्षित करें, कम से कम चीजों का उपभोग करें, तो हम बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं, बहुत सारी चीजों को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि हम कम कपड़े पहने तो कहीं ना कहीं जो है कॉटन की बचत होगी और ऐसे चीजों का बचत होगा। तो कहीं अगर हम कम गाड़ी का उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधनों का या लोहे का या ऐसे चीजों का बचत कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो हमारी पुरानी चीजें हैं हम उनके संरक्षण पर भी ध्यान दें, साथ ही जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं उनके संरक्षण पर भी ध्यान दें। तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट है ये कि प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण, दोनों का संरक्षण और दोनों का भरपूर उपभोग। उत्पादन अवसरों का विकास, यानी कि ऐसे अवसर का विकास जहां से उत्पादन हो सके। यानी कि आप देखेंगे चाहे वो कृषि हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र, उत्पादन बढ़ना चाहिए। उत्पादन बढ़ेगा तभी जो लोग हैं उनके बीच समृद्धि आएगा, खुशहाली आएगी। तो उत्पादनों के अवसरों का विकास करना, नवीकरणीय संसाधन पर निर्भरता, यानी कि वे संसाधन जो अनवीकरणीय है, जो समाप्त हो जाएंगे, जिनसे बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसे संसाधनों को छोड़ दें, बल्कि हम नवीकरणीय संसाधनों को अपनाएं, जैसे कि सोलर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, जैसे बायोमास ऊर्जा, जैसे आप देखेंगे ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ऐसे ऊर्जा का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, आपने देखा था अम्लीय वर्षा, ऐसे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे पॉल्यूशन, बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। इसलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ अग्रसर होना चाहिए और ये सारी बातें की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। आगे है सतत विकास के मानक। कौन कौन से मानक हैं जिनसे सतत विकास का निर्धारण होता है? तो पहले देख लेते कौन सा मानक है बच्चों, अंतर पीढ़ीगत समता। यानी कि जो हमारी पीढ़ी है, जैसे हमारी जो पीढ़ी चली गई, एक पीढ़ी हम हैं, एक पीढ़ी हमारे आने वाले बच्चे होंगे, तो इन अंतर जो है अलग अलग पीढ़ियों का, इनके बीच
समानता होनी चाहिए, इनकी भी समता होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। यही आप कहते हैं अंतर पीढ़ीगत समता, यानी कि इसका संबंध विभिन्न पीढ़ियों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और अनुकूलन उपयोग से है। यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है हम इनका अनुकूलतम उपयोग करें ताकि हमारी सारी पीढ़ियों को ये संसाधन पर्याप्त रूप से मुहैया हो सके, प्राप्त हो सके। यह मुख्यतः नैतिकता का प्रश्न है जिस पर हमारी पिछली पीढ़ियों को सोचना पड़ा था, वर्तमान पीढ़ियों को सोचना पड़ रहा है और भविष्य की पीढ़ियों को सोचना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से नैतिक प्रश्न है, नैतिक मूल्य है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए सोचा, हमारे लिए पेड़ पौधे लगाए, हमारे लिए बहुत सारी चीजें वो छोड़ के गए। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना होगा कि वे क्या करेंगे और आने वाली जो पीढ़ी होगी उसे भी अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना होगा। अगर हम सोचते हैं और एक दूसरे के लिए चीजों को बचाते हैं, संरक्षण करते हैं, उनके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो ही होता है अंतर पीढ़ीगत समता, यानी कि एक दूसरे के बारे में हम सोच करके चल रहे हैं। विकल्पों का संरक्षण, यानी कि जो भी विकल्प हमारे पास है, जो भी ऑप्शंस हमारे पास हैं प्राकृतिक संसाधनों का या अन्य चीजों का, उसको हम क्या करें, संरक्षण करें, उसको बचा के रखें, ना कि उसे अपने जरूरतों को पूरा करने में या अपनी लालच को पूरा करने में समाप्त कर दे। आने वाली पीढ़ी के लिए उनको बचा के रखें, उनको सुरक्षित रखें, यानी कि यह विकल्प मौजूद हो कि वह अपना विकास अपने तरीके से कर सके, ना कि पिछली पीढ़ियों द्वारा उत्पन्न समस्याओं के समाधान में ही लगे रहे। यानी कि वही बातें हैं कि ऐसा विकल्प हो कि आने वाले जो लोग हैं वो भी विकास करें, हमसे ज्यादा आगे बढ़े, हर क्षेत्र में वो डेवलप करे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो उनमें, ना कि हमारे द्वारा जो गलतियां की जाए वो उसकी भरपाई करने में ही अपना जीवन खपत कर दे या समाप्त कर दे। तो ये सारे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और क्या है इसके अलावा जो अन्य मानक है, अंतर पीढ़ीगत समता, ये तो हो गया है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है आपका लैंगिक असमानता। आप देखते हैं लैंगिक असमानता यानी कि दो ही लिंग ज्यादा समाज में महत्वपूर्ण है, एक महिला और एक पुरुष। तीसरा भी है लेकिन आज वो हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण अंग तो रखते हैं, लेकिन फिर भी हम जहां नाम लेते हैं मोस्टली महिला पुरुष की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, सतत विकास चाहते हैं, तो आपको लैंगिक समानता के बारे में सोचना होगा। जो हमारे समाज में महिलाएं हैं, लोग कहते तो हैं कि उन्हें हर चीज में अब अधिकार मिल रहा है, हर क्षेत्र में उन्हें आगे आने का व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन आज भी आप देखेंगे राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं उतना आगे नहीं है या भी बहुत पीछे हैं। आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे महिलाएं आज भी बहुत पीछे हैं। घर में गाड़ी आती है तो सबसे पहले जो है पुरुष जो होते हैं उनके लिए आती है, महिलाओं के लिए बाद में व्यवस्था होती है जब इनकम बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो जेंडर असमानता उसे समाप्त करना, और ये असमानता सिर्फ खाने पीने पहनने ओढ़ने के क्षेत्र में नहीं, बल्कि यहाँ पे बहुत ब्रॉड स्तर की बात की जा रही है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर क्षेत्र में महिलाओं को उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि पुरुषों को। क्योंकि इन दोनों के बीच जब समानता होगा, दोनों का विकास होगा, दोनों आगे बढ़ेंगे, तभी जो आपका सतत विकास है ये संभव होगा, अन्यथा सतत विकास संभव नहीं है। तो जो आप देखेंगे दोनों जेंडर के बीच ये असमानताएं आज भी समाज में बड़े पैमाने पर व्याप्त है। महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं का उतना योगदान नहीं है, राजनीति में उन्हें आज भी आगे नहीं आने दिया जाता, आर्थिक क्षेत्र में उनको कहीं ना कहीं बहुत कम अधिकार प्राप्त होता है। तो इन क्षेत्रों में भी यानी कि हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबर का अधिकार हो, दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे के विकास को ध्यान देते हुए आगे बढ़े, तो जाके जो सतत विकास है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये संभव हो पाएगा, ऐसी बात की जाती है। यानी कि ये भी आपके सतत विकास का एक मेन जो है मुद्दा है, लैंगिक असमानता। नेक्स्ट है वहन क्षमता, यानी कि वहन क्षमता का मतलब किसकी कितनी वहन करने की क्षमता है। जैसे हमारी धरती जब उसके कार्बन धारण करने की जो क्षमता है उससे ज्यादा कार्बन हो जाए तो उसी को हमने कहा था कि इसको कहते हैं कार्बन स्पेस। ऐसे ही हर चीज को धारण करने की एक क्षमता होती है, चाहे वो हमारी इन्वायरमेंट हो, चाहे हमारी धरती हो, चाहे हमारा जल हो या हमारी मृदा हो या इंसान हो या समाज हो, हर किसी के धारण करने की एक क्षमता होती है। और उस क्षमता तक ही अगर हम उसका उपयोग करें, उसका उपभोग करें तो ही ये ठीक है। अगर उससे ज्यादा हम किसी भी चीज का दोहन करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, और ये होता भी है, आपको पता है। तो ये आपका जो वहन करने की क्षमता है इसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए, ताकि ये जो क्षमता है ये बनी रहे, उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सतत विकास प्राप्त करने के लिए रणनीतियां।
तो ये सारे जो थे ये क्या है बच्चों, ये है जो है सतत विकास के मानक, अंतरपीढ़ीगत समानता और साथ ही विकल्पों का संरक्षण, इसके अलावा लैंगिक असमानता, वहन क्षमता और सतत, इतने सारे आपके जो है 4 पॉइंट्स ये हैं आपके मानक जिससे हम सतत विकास हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सतत विकास प्राप्त करने की रणनीति। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सके। तो पहला है स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत, पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, यानी कि जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं ये गैर पारंपरिक होने चाहिए। गैर पारंपरिक मीन्स हो गए नवीकरणीय संसाधन, पारंपरिक मीन्स जो हमारे यहाँ सदियों से परंपराओं में है, जैसे कोयले का उपयोग, जैसे कि आप देखेंगे डीजल पेट्रोल का उपयोग, या ऐसी चीजों का उपयोग जिससे पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, बीमारियां होती हैं, अन्य समस्याएं होती हैं, वो आपके परंपरागत स्रोत हैं। और जो हमारे गैर परंपरागत स्रोत हैं उसमें सूर्य है, उसमें पवन है, उसमें ज्वारीय ऊर्जा है, उसमें भूतापीय ऊर्जा है, उसमें बायोमास है। हमें ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है, स्वच्छ घरेलू ईंधन, यानी कि आज भी हमारे देश में ज्यादातर गरीब जनता है जिनके पास स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था नहीं होती। वे चाहे अलाव तापने से लेकर के खाना बनाने तक या लाइट करने के लिए यानी कि प्रकाश प्राप्त करने के लिए ऐसे संसाधनों पर आज भी निर्भर हैं जो शुद्ध नहीं है, जिससे कि आप देखते हैं पोल्यूशन, बीमारियां और बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो आज भी हमारी ज्यादातर जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है, कुपोषण का शिकार है, ग्रामीण जनता है। तो इसे हमें बाहर निकालना चाहिए। साथ ही इनके लिए जो अच्छे ईंधन है इसको उपलब्ध कराना चाहिए। और इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं उज्ज्वला योजना, साथ ही आप देखेंगे उजाला योजना, इस तरह की योजनाएं सरकार लेकर के भी आ रही है। तो ये सब क्या है, स्वच्छ ईंधन की तरफ ही आपकी काम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पारंपरिक ज्ञान एवं व्यवहार, यानी कि बहुत सारे जो हमारे परंपरागत ज्ञान है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, हमें उस पर भी अमल करना चाहिए और उसको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने धर्म से, समाज से, ऐसे चीजों से जोड़ करके अच्छी चीजों को समाज में जो है फैलाया था, जिसको हम आगे चल करके भूलते जा रहे हैं। तो हमें उस ज्ञान का भी उपयोग करना चाहिए जो हमारे जो है पुरानी पीढ़ियों से मिला है, जो हमारे लिए अच्छा है। ये भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करेगा। नेक्स्ट है पर्यावरण हितैषी नवीन तकनीक का उपयोग, यानी कि वही नवीन तरीके, जैसे कि आप जो मोटर गाड़ी चलाते हैं ये जीवाश्म ईंधन पे ना हो करके इलेक्ट्रिक हो या सोलर ऊर्जा से चले, या आपके खाना बनाने के जो संसाधन है या जो अन्य चीजें हैं वो सभी क्या हो, वो सारे आपके अच्छे हो, पर्यावरण हितैषी हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, नवीकरणीय संसाधन के अनुसार हो। तो ये सब क्या है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करेंगे। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि को कम करना। ये तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जल पर, कहीं ना कहीं मिट्टी पर, कहीं ना कहीं जो आपकी अन्य प्राकृतिक संसाधन है उन पर दबाव बढ़ता है। तो अपने आप में जनसंख्या वृद्धि ही बहुत बड़ी समस्या है। ये गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कहीं ना कहीं समाज में अराजकता, ऐसे बहुत सारे तनाव, ऐसे बहुत सारी परेशानियां लेकर के आती है। तो बड़ी जनसंख्या अपने आप में सभी समस्याओं का जड़ है। तो जनसंख्या वृद्धि तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि ज्यादा जनसंख्या नहीं होना चाहिए। लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो जनसंख्या है इसको कंट्रोल करने का प्रयास करे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअल जो पर्सन है। ये हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि इसको कम करने का प्रयास करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता को जागरूक करे, उन्हें ऐसी सुविधाएं मुहैया कराएं कि वो इसके प्रति जो है जागरूक हो, मोटिवेट हो। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो भी अपने समाज में ऐसी चीजों को लोगों को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ही अपने आप में सभी समस्याओं का जड़ है। तो जो समस्या है समाधान करना है तो जनसंख्या वृद्धि को कम करना है। पारिस्थितिकी संरक्षण, हमारी जो पारिस्थितिकी है, जैसे आप देखेंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इन सभी पारिस्थितिकी तंत्र को हमें संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सारी पारिस्थितिकी तंत्र से पूरी होती है हमारी सारी जरूरतें और ये हमारे जीवन का आधार है। तो इनका संरक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इनका संरक्षण होगा, इनका सही रूप से उपयोग होगा तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये संभव होगा। नेक्स्ट है आपका स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शासन को मजबूत बनाना, यानी कि
कोई भी चीज लागू करने के लिए जो है शासन प्रशासन नियम कानून जब तक मजबूत नहीं होता तब तक सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं ऐसी चीजों से अनजान होते हैं, वो जागरूक नहीं होते और उन्हें ऐसे नियम कानूनों से ही कंट्रोल किया जा सकता है या उन्हें रोका जा सकता है। तो इसके लिए ही शासन प्रशासन जो है वो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होना चाहिए, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये संभव हो सके। अब हम देखेंगे सतत विकास है तो भारत के प्रयास। हमारा जो देश है, हमारी जो गवर्नमेंट है, ये सतत विकास को लेकर के क्या काम कर रही है, हमने क्या लक्ष्य रखा है, इसके बारे में हमने और भी पहले आप लोगों को डिटेल में बताया भी है कि महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो जलवायु परिवर्तन को रोकेंगी, जो हमारे यहाँ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के आएंगे, जिसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय सौर मिशन है, जिसके तहत आपने देखा था कि 2022 तक 100 गीगावाट और 2030 तक हम और भी ज्यादा सौर विकास करेंगे। और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन है, साथ ही सतत अधिवास पर राष्ट्रीय मिशन है, इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से पहले ही बात कर लिया है। राष्ट्रीय जल अभियान है, हिमालय पारितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अभियान है, संपोषणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय अभियान और जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीति ज्ञान हेतु राष्ट्रीय अभियान। इसको मैंने इसके पहले की क्लास में बहुत ही डिटेल से बताया है कि ये आपके क्या है, कौन सा मंत्रालय इनको लीड कर रहा है और इसमें किन चीजों के बारे में बात किया गया है। तो जलवायु परिवर्तन वाले चैप्टर में हमने इसे बहुत डिटेल में बात किया, तो आज बच्चों इसको नहीं जो है फिर से बताएंगे, क्योंकि आप लोग बोर होने लगेंगे। यही सारी चीजें मैं पहले ही बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ। ये सारे लक्ष्य हमने रखे हैं आगे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आगे है कुछ अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं अभी समय। अंतरराष्ट्रीय समझौतों में अब समय में क्या है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, आपको पता है 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राजील के 1992 में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल बाद रियो डी जेनेरियो में 1992 में आपका ये जो है सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन। और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और इसके अलावा जो है मरुस्थलीकरण को रोकना, एजेंडा 21, ऐसी बहुत सारी बातें की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये अपने आप में जो सम्मेलन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, टिकाऊ विकास की बात करता है, धारणीय विकास की बात करता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सम्मेलन है। इसमें पूरे विश्व के जो देश हैं उनको कहीं ना कहीं सतत विकास के लिए मोटिवेट किया है, प्रेरित किया है। नेक्स्ट है रियो 10, यानी कि जो आपका 1992 में हुआ, इसके 10 साल बाद रियो 10 हुआ है, ये 2002 में हुआ है। और रियो 10 में भी जो भी एजेंडा रखा गया था 1992 में, उसी को आगे बढ़ाने की बात की गई कि जो भी रखा गया उस पर हमें और भी बेहतर काम करना चाहिए, हमारा जो कार्य है उसमें और तेजी लाना होगा और उसमें और भी बेहतर प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद आपका आया रियो 20, और जो रियो 20 है ये भी आपका 2012 में कहाँ पे हुआ है, ब्राजील में ही हुआ है। और यहाँ पर गरीबी को कम करने की बात की गई, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा की तरफ विकास जो है हमें विकास करना चाहिए और हमारा जो विकास हो सतत विकास हो। और यहीं पर जो है मिलेनियम गोल की भी लक्ष्य रखा गया कि हमारा जो आने वाला समय है हम उसमें बहुत सारा जो है बेहतरीन काम करेंगे ताकि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये बना रहे। तो ये आपके रियो 20 में बात की गई, ये भी ब्राजील में ही हुआ था। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण दस्तावेज का प्रकाशन जो यहाँ पे हुआ है, द फ्यूचर वी वांट के नाम से हुआ था, ये भी याद रखेंगे, द फ्यूचर वी वांट के नाम से हुआ है। और इसके बाद जो है SDG का लक्ष्य रखा गया कि जो MDG है इसकी जगह पर हम SDG लेकर के आएंगे, तो SDG की बात यहाँ पे की गई। सतत विकास का लक्ष्य जो है SDG 2030 रखा गया, यानी कि हमारा जो आने वाला समय है 2030 तक हमने बहुत सारे लक्ष्य रखे हैं कि उसे हम पूरा करेंगे। यानी कि इस लक्ष्य में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में बेहतर काम करने की बात ना की गई हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो संसाधन हो, चाहे वो विकास हो, गरीबी दूर करना हो, खाद्यान्न उत्पादन में निर्भर होना हो, कुपोषण दूर करना हो, लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना हो, पर्यावरण सुरक्षा से लेकर के हर चीज को हमने रखा है आने वाले 2030 तक जो है बेहतर करने का। भारत ने भी 2030 तक
अपने नवीकरणीय संसाधनों को 40% तक कहिए कि ऊर्जा का एक तरीके से माध्यम बनाने का प्रयास करेगा या लक्ष्य रखा है कि हमारे 100% जो ऊर्जा का स्रोत होगा उसमें से 40% ऊर्जा हम नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त करेंगे। साथ ही अपने क्षेत्र मतलब जो हमारा देश है इसमें हर क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा ही लक्ष्य 2030 तक विश्व के सभी देशों ने रखा है कि दुनिया से हमें ऐसी जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं उसे दूर करके जो विश्व है उसको बेहतर बनाना है। ये है आपका SDG 2030, यानी कि लक्ष्य 15 सालों में, यानी कि आने वाले 15 सालों में 2015 में हम लोग ये सब जो है बात कर रहे हैं कि हम आने वाले 15 सालों में गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना, लिंग समानता को सुनिश्चित करना, सभी को सम्मान पूर्वक जो जीवन है वो जीने का अवसर उपलब्ध कराना, साथ ही टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा। तो 2030 का जो एजेंडा है ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बढ़िया है और सभी के लिए इसमें ध्यान दिया गया है, सबके लिए काम किया जाएगा। तो देखते हैं अब आने वाले 2030 तक पूरा विश्व क्या बेहतर वर्क करेगा, हमारे जो देश के द्वारा शुरू की गई बातें हैं या जो चीजें हैं वो कहाँ तक जो है सक्सेस होंगी और आने वाला हमारा भविष्य कैसा होगा, ये हमारे इन्हीं रणनीतियों पर निर्भर करेगा, हमारे इन्हीं कोशिशों पर निर्भर करेगा। हम जितने ज्यादा सीरियस होंगे, जितना ही बेहतर कार्य करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा फ्यूचर होगा। तो फ्यूचर कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम जो है इस दिशा में सोचना हमने शुरू कर दिया है, काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी ये पर्याप्त नहीं है, और ज्यादा काम करने की जरूरत है और इसके लिए हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, सभी को जो है सीरियस होना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए। तो आज के लिए रहने देते हैं बच्चों, नेक्स्ट डे हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।